Hello everyone, welcome to my channel Better Brain Institute. I am Sonia. Today we will read Microorganism Friend and Foe from class 8 Science NCERT chapter 2. तो आज हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स, इस पर हम अपना एक पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम उस पर एक शॉर्ट रिकैप करते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है और वो मेनली किन चीजों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं और उसके फ्रेंडली बिहेवियर के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जिनको कि हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जो है बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ और एल्गे। वायरस होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्रेंडली इफेक्ट हमने क्या देखे थे कि ये कमर्शियल यूज में काम आते हैं, इससे मेडिसिन बनती है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है, सॉइल फर्टाइल में ये काम आते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है। तो आइए हम पढ़ते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो सूक्ष्म जीवाणु है वो कई तरीकों से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसानों को, पौधों को और जानवरों को बीमारियां लग जाती हैं। सम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगन्स। तो इस तरीके की बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए? ये पैथोगन्स कहलाए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि खाने को खराब कर देते हैं, कपड़े और लेदर जैसी चीजें खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो हम आगे जो ऐसे पैथोगन्स होते हैं ये किस किस तरीके की इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज होती है और ये क्या क्या हमें नुकसान पहुंचाता है, इस पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म। पैथोगन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो पैथोगन्स हमारे शरीर में कैसे जाते हैं? या तो एयर के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, या फिर खाने की, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं उसकी थ्रू हमारी बॉडी में वो एंटर करते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। और ये या तो कोई बीमार इंसान या जानवर है उसके कांटेक्ट में जब हम डायरेक्टली आ जाते हैं तो भी उसके शरीर से हमारे शरीर में वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, वो उसके शरीर से हमारे शरीर में आ जाते हैं एयर के थ्रू। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physically contact are called communicable diseases। तो ऐसी बीमारियां जो कि हेल्दी इंसान को इन्फेक्टेड बीमार इंसान के कांटेक्ट में, चाहे तो पानी से, चाहे हवा से, चाहे खाने से, या कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो उसके थ्रू अगर हम हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाती है तो इस तरीके की बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ कुछ ऐसी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। तो जब ऐसा व्यक्ति जो कि ठंड से, जिसको ठंड जुकाम लगा हुआ है, अगर वो छींकता है तो क्या होता है कि जो उसके छींकने से छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और जिसके अंदर की हजारों की संख्या में वायरस होता है। The virus may enter the body of a healthy person while breathing and causes infection। अब जब कोई हेल्दी इंसान उस एयर के कांटेक्ट में आता है तो जब वो ब्रीथ करता है, जब वो सांस लेता है, तो वो जो पैथोजेंस है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। तो ऐसा इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसीलिए बोला जाता है कि जब किसी को जुकाम लगी है, छींकने से पहले वो अपनी मुंह पर हैंकी लगा ले ताकि जो वायरस है वो एयर में ना फैले। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes।
तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े और जानवर हैं जो कि माइक्रोब्स को फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, मक्खी होती है जो कि एक इसी तरीके के कैरियर के रूप में कार्य करती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, तो जो मक्खी होती है क्या होता है, कचरे पे या गोबर वगैरह इस पर बैठती है। पैथागन्स स्टिक टू देयर बॉडीज, और जो पैथागन्स होते हैं, पैथागन्स क्या, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु, तो उसकी मक्खी की जो बॉडी पर चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस, और जब इस तरीके की जो मक्खियां होती हैं वो जब हमारे अनकवर्ड फूड यानी खुला रखे हुए खाने पर बैठ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी पर चिपके हुए पैथोजेंस को उस खाने पर ट्रांसफर कर देती है, उस खाने पर छोड़ देती है। whoever eats the contaminated food is likely to get sick, तो जो भी इस तरीके का दूषित खाना खाता है, कंटेमिनेटेड का मतलब हो गया दूषित खाना खाता है, वो क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, तो ये सलाह दी जाती है कि जो हमें खाना है हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और खुले में रखे हुए खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए करियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। अब दूसरे कैरियर के रूप में हमने जाना फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये क्या करते हैं, ये मलेरिया फैलाने वाले कीटाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। इसी तरीके से एडीज फीमेल एडीज मॉस्किटो हो गया, ये डेंगू वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हम किस तरीके से जो मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, तो जितने भी जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या होता है, पानी के अंदर अंडे देते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. तो क्या होता है कि जो पानी को हमें कूलर, टायर, फ्लावर पॉट इनमें कलेक्ट नहीं रहने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, और हमारे जो घर के आसपास हमारे चारों तरफ का जो जगह है उसको हम साफ सुथरा रखें, उसको सूखा रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मॉस्किटोज को अंडे देने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है जो कि मलेरिया के मच्छर को फैलने से रोकने के लिए फायदेमंद होती है। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, टेबल दी हुई है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी ह्यूमन डिजीजेज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। तो ये किस किस कौन कौन सी हैं, ये ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। तो ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जो कि एयर में होता है, और मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो है, ये तीनों वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये भी एयर वाटर के कॉन्टेक्ट में होता है, और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो जब ये बीमारियां किसी को हो जाती है तो जो जिन पेशेंट को ये बीमारियां हुई है उसे अलग कर देना चाहिए, अलग रूम के अंदर उन्हें सेट कर देना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, और उसके द्वारा यूज करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसे दूसरों से दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और एक पर्टिकुलर एज पर आकर वैक्सीनेशन भी इसका उपाय हो जाए। फिर हो गया कॉलरा और टाइफाइड, तो ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, मतलब हैजा, और ये गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से होती है। तो ये इससे बचने का क्या उपाय है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, तो इससे हमें जो आसपास साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन, और जो खाना है हमें पका हुआ खाना चाहिए, उबला पानी पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ये होती है एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और ये गंदा पानी पीने से होती है। तो ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए का भी टीका लगाया जाता है, और उबला हुआ पानी पियो, इससे बचने के ये दो तरीके इसमें बताए हैं। फिर होता है मलेरिया जो कि प्रोटोजुआ यानी मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके फैलने से होती है। यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings, तो हमें मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, रेपेलेंट्स यूज करने चाहिए, स्प्रे यूज करने चाहिए, और पानी अपने आसपास इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, ताकि जो
मच्छर है वो ब्रीडिंग ना कर सके, हमें हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। फिर कुछ बीमारियों के नाम थे जो दिए हुए हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। तो इस टेबल के अंदर जो डिजीज कुछ बीमारियों के नाम है जो इंसानों को हो जाती है, किस तरीके से वो फैलती है और कैसे उनसे उपाय किया जाए, ये बताया हुआ है। तो ये तो था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु। Several microorganisms not only causes diseases in humans and plants but also in other animals। तो कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु है उसकी वजह से पौधों को और इंसानों को बीमारियां नहीं होती है, बल्कि जानवरों में भी इनकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो एंथ्रेक्स एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से इंसान को और जानवरों को हो सकती है। फुट एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और पैर और मुंह में लगने वाली जो बीमारियां वो वायरस की वजह से होती है। अब यहाँ एक बॉक्स के अंदर ये बताया हुआ है कि रॉबर्ट कोच 1876 में इन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट कोच 1876। फिर आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। मतलब पौधों में बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे कि जो फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, आलू, गन्ने, इन सबको इन सारे पौधों को बीमार कर सकती है। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और जो इन बीमारियों की लगने की वजह से क्या हो सकता है कि जो अनाज की फसलें हैं, खेत के खेत पूरे खराब हो सकते हैं। See table 2.2 for some such plants disease, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। तो इस तरीके की बीमारियों को बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे कि वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ टेबल 2.2 दी हुई है जिसके अंदर प्लांट्स डिजीज के बारे में बताया हुआ है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये होते हैं वो बताया है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया है। तो फर्स्ट बीमारी आ गई सिट्रस कैंकर। ये बैक्टीरिया से फैलती है और एयर के थ्रू आती है। रस्ट ऑफ व्हीट मतलब पुंजी, गेहूं के पौध में जो फफूंद लग जाती है एयर या खराब सीड्स की वजह से होती है। येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, ओकरा। और जो भिंडी के अंदर बीमारी लग जाती है वो वायरस से लगती है और ये किसी इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। तो ये तो तीन एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बीमारियां फैला देते हैं। फिर आता है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग भी एक बीमारी होती है जो कि खराब खाना खाने की वजह से होती है। और जो खराब खाना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनकी वजह से होता है। तो ये इसका एक हार्मफुल इफेक्ट है। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। तो बूजो क्या थे, अपने फ्रेंड के यहाँ इन्वाइट किए थे और वहाँ पे उन्होंने खूब सारी फूड वेराइटी टेस्ट की, खाई। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। और घर आते ही उन्हें क्या हुआ, उल्टियां होने लग गई और वो हॉस्पिटल लेकर गए। The doctor said that this condition could be due to food poisoning। ये जो डॉक्टर ने बताया कि ये जो इनकी स्थिति हो रही है, उल्टियां वगैरह हो रही है, ये दूषित खाना खाने की वजह से हुई है जिससे इनके शरीर में पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। तो फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाने को दूषित कर देते हैं। तो दूषित खाने को खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे खाने पर ग्रो कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ जहरीले से टॉक्सिक से सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इस तरीके की जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ये क्या करते हैं, हमारे खाने को जहरीला बना देते हैं, दूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई गंभीर बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो बहुत जरूरी है
कि हम जो खाना बनाते हैं उसको दूषित होने से हम बचा सकें। तो अब यहाँ पर तरीके दिए हुए हैं नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन, कि हमें खाना है जो हमें किस तरीके से प्रिजर्व रखना चाहिए, किस तरीके से हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. तो चैप्टर 1 में हमने क्या जाना था कि अनाज होता है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, उसको कैसे स्टोर करना चाहिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, लेकिन पका हुआ जो खाना होता है उसको हम हमारे घर पर कैसे प्रिजर्व करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो हम सभी जानते हैं कि जो अनयूज्ड ब्रेड होती है अगर उसको मॉइस्ट टेम्परेचर में अगर हम रख देते हैं तो उस पर फंगस अटैक कर देती है, फुंगी आ जाती है उस पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर। तो जो खराब खाना होता है उसमें से गंदी स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसका कलर में भी चेंज आने लग जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड और केमिकल रिएक्शन, तो क्या जो खाने का खराब होना एक केमिकल रिएक्शन होता है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। इसमें बताया कि पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे लेकिन कुछ दिन तक उसे खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। तो थोड़े उसने फिर जब बाद में उनको चेक किया तो पाया कि वो खराब हो चुके हैं और पक चुके हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हैज हर ग्रैंडमदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज कंफ्यूज। तो उसने सोचा कि मैंगो को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि वो खराब हो गए, लेकिन उनकी दादी माँ जो मैंगो से अचार बनाती है वो तो काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, तो वो कंफ्यूज है। Let us study the common methods of preserving food in our homes. तो कुछ ऐसे साधारण से तरीके जो कि हम घर में अपने आते हैं अपने फूड को प्रिजर्व रखने के लिए। We have to save it from the attack of microorganisms, ताकि हमारे जो खाना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं उनसे, उनके अटैक से उसको बचाया जा सके। तो कुछ ऐसे मेथड्स यहाँ बताए हुए हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. तो नमक होता है और जो खाने वाले तेल होते हैं ये कॉमन केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं घरों में। Therefore they are called preservatives. तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं जिनसे खाना सुरक्षित रहता है। We added salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. तो हम हमारे जो अचार पर माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए नमक और कुछ एसिड्स यूज करते हैं। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो घरों में यूज करने वाले सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो जैम्स और स्क्वैशेस को सड़ने से बचाने के लिए भी इन दोनों केमिकल सब्सटेंसेस को हम प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं। फिर आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब नमक की सहायता से भी प्रिजर्व किया जा सकता है खाने को। तो कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो फिश को और मीट को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए नमक का यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कन्वर्ट with dry salt to covered with dry salt to check the growth of bacteria. तो मिश और फीड को क्या होता है, ड्राई सॉल्ट से कवर करके रख दिया जाता है बैक्टीरिया को रोकने के लिए। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड एक्सेट्रा। तो नमक सॉल्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इनके ऊपर नमक, सूखा नमक यूं क्यों लगा दिया जाता है जिससे कि ना तो वो सड़ता है ना गलता है और ना उसमें बैक्टीरिया का अटैक होता है। तो आंवला, कच्ची कैरी होती है, इमली होती है, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए सॉल्टिंग तरीका अपनाया जाता है। फिर आ गया ये प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो ये थर्ड तरीका आ गया जो कि हमारे घरों में खाने को प्रिजर्व करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ये चीजें हैं जो कि चीनी के द्वारा सुरक्षित की जाती हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर की वजह से क्या होता है, जो नमी होती है उसको रिड्यूस कर लेती है, उसको सोख लेती है और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसमें नहीं हो पाती है, जिससे खाना दूषित नहीं होता है। फिर आ गया प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। तो ऑयल और विनेगर भी है जो खाने को खराब होने से बचाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ऐसे जो एनवायरमेंट होता है जिसमें ऑयल भी है, ऑयली है या विनेगर डाला हुआ है, उसके अंदर वो पनपते नहीं है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो ये चीजें हैं जो कि इस तरीके से प्रिजर्व की जाती हैं। फिर आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। तो हम सभी ने देखा है कि घर पे जब दूध आता है तो हमारी जो घर के सदस्य हैं, तुम्हारी माता जी ने उनको दूध को पहले उबाला होगा। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उबालने से क्या होता है, जो खूब सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। तो pasteurized milk मतलब जो दूध की थैलियां बाजार में आती हैं उसको हम बिना बॉईल किए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो नुकसानदायक माइक्रोब नहीं होते हैं। The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। तो जो ये दूध होता है इसको क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड है जो बॉईल किया जाता है, फिर उसको फटाफट ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसा करने पर क्या होता है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। अब क्योंकि इस प्रोसेस को लुईस पास्चर ने खोजा था तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो पास्चराइजेशन कहलाती है। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। तो आजकल है जो ड्राई फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो उनको क्या है एयरटाइट पैकेट्स में सील कर दिया जाता है जिससे भी उनके अंदर माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है। तो ये कुछ तरीके थे जो हम घरों में अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज में लेते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacterium rhizobium in class 6 and 7। तो क्लास 6 में और 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया हुआ है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनियस प्लांट्स। तो ये जो क्या होता है, ये जो लिग्यूमिनियस प्लांट्स में दालों के जो पौधे होते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट। तो राइजोबियम प्लांट कहाँ रहता है, ये दालों के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठें बनी हुई रहती है ये बैक्टीरिया वहां रहता है। सच एज बीन्स एंड पीज। तो जो बीन्स होती हैं, पीज होती हैं, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं वो लिग्यूमिनियस प्लांट कहलाते हैं, दलहन वाले जितने भी पौधे होते हैं। विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप प्लांट्स की और राइजोबियम की होती है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर आपको याद हो तो वैसी रिलेशनशिप होती है जिसमें कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे राइजोबियम है जो इन प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो इसको रहने के लिए घर और खाना देते हैं। तो इस तरीके की रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बिजली चमकने से भी होता है जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कंस्टेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का लेवल है वो लगभग बराबर रहता है। यू मे वंडर हाउ। तो क्या आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसे अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन का लेवल है जो लगभग सेम क्यों रहता है जबकि उसका कितना यूज किया जाता है, फिर भी वो जो एटमॉस्फेयर में है जो नाइट्रोजन लेवल है वो लगभग सेम है। तो कैसे? नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें भी बताया हुआ है कि आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे जो वातावरण में का लगभग 78% जो हिस्सा है वो नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड एंड विटामिन। तो जो नाइट्रोजन है वो सभी जीवों के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के रूप में।
द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नाइट्रोजन में हमारे जो एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन होती तो है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधा एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे यूज करते हैं कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ बैक्टीरिया और जो काई होती है, ब्लू ग्रीन काई होती है, वो क्या होता है सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको कुछ इजी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, तो जब एक बार जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इन यूजेबल कंपाउंड्स में यूज करने लायक घटकों के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है, बदल दी जाती है, तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो फिर जब मिट्टी के अंदर ये प्लांट नाइट्रोजन फिक्स कर दी जाती है, तो पौधे होते हैं जो मिट्टी में अपनी जड़ों के द्वारा इस नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। फिर जो नाइट्रोजन है ये पौधों को प्रकाश संश्लेषण के प्रोटीन और अदर घटकों को बनाने में काम आती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स get these proteins and other nitrogen compounds। तो फिर जो जानवर होते हैं उनको नाइट्रोजन कैसे मिली कि जो जानवर है वो इन पौधों को खाते हैं और उनसे इन्हें प्रोटीन मिलती है और दूसरे नाइट्रोजन घटक उनको इससे मिलते हैं। When plants and animals die, अब जब ये पौधे और ये जानवर जो मर जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगी present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again। तो जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया और पूंजी जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है वो इन पे अटैक करती है और इनको इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देती है, जो इजी उसको ब्रेकन डाउन कर देती है और उसको इजी सॉल्युबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में यूज कर देती है। तो उससे क्या होता है कि फिर जो ये प्लांट्स है अपने रूट सिस्टम के थ्रू उसको नाइट्रोजन को वापस अब्सॉर्ब कर लेते हैं। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इस नाइट्रोजनियस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वापस वातावरण में जाकर मिल जाती हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो वातावरण में नाइट्रोजन का जितना हिस्सा है वो लगभग बराबर ही रहता है। तो यहाँ एक नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है कि ये हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं, उसको लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और लाइटनिंग के थ्रू भी होता है। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। तो जो ये बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके अपने वेस्ट के रूप में, अपने एक्सक्रीटा के रूप में कुछ सिंपल नाइट्रोजनियस कंपाउंड बनाते हैं जो कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ये लाइटनिंग के थ्रू भी ये प्रोसेस होती है कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स हो जाती है। फिर ये क्या होता है, ये अपटेक बाय प्लांट्स, ये रूट्स के द्वारा ले ली जाती है। पौधे हैं जो रूट्स के द्वारा इस नाइट्रोजन को ले लेते हैं मिट्टी से। फिर वो जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स खा लेते हैं और फिर एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो जो वो एक्सक्रीशन अपना मल निकालते हैं तो नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो जमीन पर आ जाता है, सॉइल पर आ जाता है, या वो मर जाते हैं तो सॉइल पर आ जाता है। सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वापस इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में रिलीज कर देते हैं इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो इनको गैस फॉर्म में इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से जो होता है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का लेवल है वो लगभग सेम रहता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़िए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।